A very warm welcome to your own YouTube channel, Coffee with Knowledge. I hope you all are having a blessed day and a wonderful life. आज का जो दोस्तों मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ वो ऐसा टॉपिक है जिसमें आई एम श्योर हर इंडियन को ये लगता है कि मुझे सब कुछ पता है, क्योंकि हम सब इस क्रिकेट को 24 घंटे देखते हैं, खेलते हैं। तो लेट्स सी हमें अपने फेवरेट स्पोर्ट के बारे में कितना मालूम है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि क्रिकेट की दुनिया में कहाँ से शुरुआत हुई थी। तो जैसे हम जानते हैं कि ये जो क्रिकेट गेम है ये ब्रिटिशर्स की थी। ये ब्रिटिशर्स ने जब कॉलोनाइजेशन स्टार्ट करी ना, ये हर जगह जाके क्रिकेट को प्रमोट करते थे। इट एक्टेड लाइक अ सॉफ्ट पावर। तो विद द स्टार्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन द प्रमोशन ऑफ क्रिकेट स्टार्टेड। अच्छा, ये क्या था? ब्रिटिश सबसे पहले क्रिकेट को लेके गए नॉर्थ अमेरिका, बट नॉर्थ अमेरिका की बहुत सारी कंट्रीज ने क्रिकेट को रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट से मेरा मतलब ये है कि उन्होंने कभी इतना प्रमोट किया ही नहीं। दे नेवर अडॉप्टेड द गेम अपार्ट फ्रॉम फ्यू कंट्रीज। फिर इसमें सबसे बड़ी जो मेजर रेवोल्यूशन आई ना, वो रेवोल्यूशन तब आई जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। ये क्यों मैं कह रहा हूँ बड़ी रेवोल्यूशन? क्योंकि करंट प्लेइंग टेस्ट नेशन में से ऑस्ट्रेलिया वाज द फर्स्ट कंट्री और ये बहुत बड़ी डोमिनेटिंग फोर्स बन चुके थे। एंड व्हेन आई से इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया वर डोमिनेटिंग, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट और हार्ड वर्क, इट वाज बिकॉज ऑफ देयर एरोगेंस एंड द एक्सट्रीम कंट्रोल दे वांटेड टू एक्सरसाइज ऑन क्रिकेट। फिर क्या हुआ देखो, 17th सेंचुरी के एंड में ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया था एंड अर्ली 19th सेंचुरी में ये न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका पहुंच चुका था। ऑल्दो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया पड़ोसी हैं, बट काफ़ी टाइम लग गया था उनको पहुंचने में। अब हम बात करते हैं कि क्रिकेट का इंडिया में कैसे अराइवल हुआ। देखो, इसका इंडिया में अराइवल सेम था। जब ब्रिटिश आए वो अपने साथ क्रिकेट को लेके आ गए, ठीक है। अब ये तो हम सबको पता है। अच्छा, इसमें आगे क्या हुआ? जब ब्रिटिश आते थे वो एज सेलर्स आते थे, इंटेंशन तो कुछ और थी, बट यहाँ से सामान खरीदना, वहाँ पे बेचना, यहाँ से खरीदना, रेगुलर विजिट्स होती थी उनकी। और फिर क्या हुआ, जैसे जैसे सेलर्स रूलर्स में बदलते गए, फिर क्या था, उनका टाइम पास था। कंट्री तो उन्होंने अपनी बनाई ली थी इसको, फिर वो अपने टाइम पास के लिए क्रिकेट खेला करते थे। जो पहला रिकॉर्डेड मैच है ना इंडिया का, वो था 1725 में। वो मैच किसके बीच में था? वो था ब्रिटिश सेलर्स वर्सेस द ब्रिटिश आर्मी। अच्छा, और जब ये लोग खेलते थे ना, तो ऐसी बात नहीं थी। और सेलर्स खुद कहते थे कि हमें देखने के लिए लोग इकट्ठे होते थे। उनको ये काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग लगता था। सो इट वॉज द फर्स्ट इंडिकेशन दैट क्रिकेट इज हेयर टू स्टे। इसमें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे जैसे क्रिकेट प्रमोट होता गया ना, तो 1792 में क्रिकेट क्लब ऑफ कैलकाटा खुला। एंड नोट, इट इज स्टिल द सेकेंड ओल्डेस्ट क्लब ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर MCC. MCC was established in 1788. So ये याद रखना, कैलकाटा क्रिकेट क्लब इज द ओल्डेस्ट क्लब ऑफ इंडिया। अच्छा, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं बिटवीन 1840 टू 1870। अब 1840 टू 1870 में क्या क्या स्पेशल हुआ? सबसे पहले दोस्तों, इंडियन कम्युनिटी में पारसी कम्युनिटी थी जिसने सबसे पहले क्रिकेट को एक्सेप्ट किया था। उन्होंने क्रिकेट की काफ़ी प्रैक्टिस करी, उन्होंने क्रिकेट को काफ़ी देखा और काफ़ी ज़्यादा प्रमोट भी किया। इनफैक्ट 1848 में उन्होंने अपना एक क्लब बनाया, बट वो 2 साल में डिसॉल्व हो गया था। और 1850 में वो क्लब रीएस्टैब्लिश हुआ था बाय द नेम ऑफ यंग ज़ोरास्ट्रियन क्लब। सो ये पहला प्राइवेट क्लब बन चुका था बेस्ड ऑन अ रिलीजन। अच्छा, फिर पहला फर्स्ट क्लास मैच हुआ इंडिया में। फर्स्ट क्लास मैच क्या होता है? इंटरनेशनल मैच नहीं होता, बिटवीन टीम्स। वो था बिटवीन मद्रास वर्सेस कैलकाटा। अच्छा, अब जैसे मैंने बताया ना, 1850 में पारसीज ने अपना क्लब बनाया था, तो 1866 में हिंदूज ने भी अपना एक क्रिकेट क्लब बनाया, नोन एज द हिंदू जिमखाना क्लब। अच्छा, इसमें भूल मत जाना, ये क्लब्स तो बन रहे थे, बट वी वर स्टिल गवर्न्ड बाय द ब्रिटिश। उनका रेसिज्म, उनका टॉर्चर, देयर वर स्टिल पीपल फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस। इसमें क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मुंबई में खुले मैदान होते थे सबको खेलने के लिए, उसमें उन्होंने कहा
जो आखिरी का सबसे अच्छा एरिया है ना क्रिकेट खेलने के लिए, वो यूरोपियंस के लिए रिजर्व्ड है और वहाँ पे इंडियंस एंटर नहीं कर सकते। इनफैक्ट दे सेड इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। फिर आप सोच रहे होंगे बाकी मैदान का क्या हुआ। बाकी मैदान में यूरोपियंस पोलो खेलते थे, उन्होंने बाकी मैदान में नहीं छोड़ा। और बाकी मैदान जब उनका गेम खत्म होता था तो कंडीशंस कभी अच्छी होती ही नहीं थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि घोड़े वहाँ पे घूम रहे होते थे, घास चर रहे होते थे, उनका वेस्ट वहाँ पे पड़ा होता था, तो बिल्कुल अनप्लेबल कंडीशंस थी। अच्छा, इसकी रिजेंटमेंट तो हो रही थी लोगों से। जितना लोगों का बल बन पा रहा था वो उतना प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर इसका आगे जाके क्या हुआ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया लॉर्ड हैरिस ने। अच्छा, लॉर्ड हैरिस ने पॉलिटिकली तो कभी हेल्प नहीं किया इंडिया को, इंटेंशन तो इन सबकी एक जैसी थी, बट इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आके क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए सेपरेट एरिया बना दिया सबके लिए। यहाँ हिंदूज खेलेंगे, यहाँ मुस्लिम्स खेलेंगे, यहाँ पारसीज खेलेंगे। उनको लगा ये टेम्प्रेरी सोल्यूशन है और इंडियंस भी खुश हो गए। अपने ही देश में छोटा सा लैंड दे दिया, खुश थे। अब ज़्यादा मजबूरी थी उनकी, ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे। अच्छा, क्योंकि पारसीज थोड़े रिलेटिवली फाइनेंशियली वेल ऑफ थे और वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके थे क्रिकेट में, उनको टाटाज और वाडियाज ने भी काफ़ी हेल्प करी थी। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया अपना पहला टूर। इट वॉज द फर्स्ट टीम ऑफ इंडियन एथनिसिटी टू ट्रैवल टू यूके। अच्छा, वहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, कंडीशंस अननोन थी, तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब थी। वो बहुत सारे मैचेस हारे थे। इनफैक्ट आज भी जब हमारी टीम जाती है इंडिया की, तो हमें पता है इंग्लैंड की कंडीशंस इतनी टफ है कि हम कहते हैं अगर ड्रॉ भी करके आ जाए तो सही होगा। अच्छा, 2 साल के बाद ना उनने एक फिर टूर किया। इस टूर में वो प्रिपेयर्ड थे, वो पिछले टूर से बहुत कुछ सीख के आए थे। इस टूर में कंडीशंस वर नोन एंड दे वर अ मच मच बेटर टीम। अच्छा, इस टूर्नामेंट का रिजल्ट क्या निकला? इस टूर्नामेंट का रिजल्ट ये निकला कि पारसीज जीते 8 मैच, ब्रिटिश जीती 11 मैच और ड्रॉ हुए 12 मैच। तो 31 में से एक तरीके से 20 मैचेस का रिजल्ट तो पारसीज के फेवर में ही गया। क्यों गया? क्योंकि उनसे तो कोई ड्रॉ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था ना, उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश का घमंड तो टूटा ही था। ब्रिटिशर्स को आना था इंडिया टू प्ले अ मैच अगेंस्ट देयर सेटलमेंट, जो ब्रिटिश में इंडिया में सेटल्ड थे। इन बिटवीन पारसीज ने उनको एक मैच ऑफर किया, क्योंकि पारसीज की परफॉर्मेंस अच्छी थी तो उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। अच्छा, फिर इस मैच का रिजल्ट क्या हुआ? मैच का रिजल्ट ये निकला कि पारसीज ने इंग्लैंड को अपनी धरती पे मैच हरा दिया था 4 विकेट से। दिस वॉज ब्रिटिश फर्स्ट लॉस ऑन इंडियन सॉइल। इसने काफ़ी यूनाइट कर दिया था इंडिया को। इट वॉज अ वेरी बिग फीट। अपनी ही धरती पे हमने उनको हरा दिया था। अच्छा, इससे क्या हुआ दोस्तों? इससे क्रिकेट को बहुत ज़्यादा मैसिव पुश मिला। मैसिव पुश का मेरा ये मतलब था कि काफ़ी लोगों ने क्रिकेट खेलना शुरू किया। जितना बल पल सका अपनी इन्वेस्टमेंट करी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो सके। अच्छा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे यहाँ पे प्रिंस होते थे ना, उनको लंदन जाने का बड़ा शौक था, पढ़ने का, रहने का। तो महाराजा रंजीत सिंह जी थे, वो वहाँ पे बहुत फेमस थे। क्यों थे? बिकॉज ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग बैट्समैन। उनका फ्लिक वर्क, उनका फुट वर्क, द क्राउड यूज्ड टू लव हिम। ही वॉज वेरी फेमस। अब क्योंकि वो बहुत फेमस थे और ब्रिटिश की नज़र में भी आ रहे थे, तो टू इम्प्रेस द ब्रिटिश, बाकी जो राजा थे उन्होंने भी क्रिकेट को प्रमोट करना शुरू किया। अच्छा, इसमें ना याद रखना, लॉर्ड हैरिस मैंने कहा था ना, वो वैसे तो पॉलिटिकली सपोर्टिव नहीं थे, बट उन्होंने क्रिकेट में सपोर्ट किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक एनुअल टूर्नामेंट स्टार्ट करवाया बिटवीन द पारसीज एंड यूरोपियंस। ये हर साल टूर्नामेंट होता था ड्यूरिंग पोंगल। अच्छा, इस टूर्नामेंट को बाद में जाके ना 1907 में हिंदू टीम ने भी ज्वाइन कर लिया। ये एक ट्रायंगुलर टूर्नामेंट बन चुका था। अब ये टूर्नामेंट दोस्तों पेस पकड़ रहा था। ये टूर्नामेंट काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और काफ़ी ज़्यादा फेमस होता जा रहा था। इस टूर्नामेंट में क्या हुआ, 1912 में मुस्लिम्स ने अपनी एक टीम बनाई।
उन्होंने भी ज्वाइन किया और 1937 में रेस्ट ऑफ इंडिया टीम में कौन थे? क्रिश्चियंस एंड एंग्लो इंडियंस। अब एक बहुत बड़ा टूर आने वाला था, इंडियाज फर्स्ट टूर टू इंग्लैंड। इंडियन टीम जा रही थी। अच्छा, और इस टूर के कैप्टन थे महाराजा ऑफ पटियाला और उन्होंने ही इस टूर को पूरा स्पॉन्सर किया था। अच्छा, इस टूर में एक बहुत बड़ा नाम निकल के आने वाला था, उसका नाम था बल्लू पवलंकर। बबलू पवलंकर बिलोंग टू अ सर्टेन कास्ट जिनको काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ गई थी। Although Bablu Pavlankar was a brilliant bowler, he took more than 100 wickets. He was an outstanding player, but he had to face discrimination. अच्छा, क्योंकि वो इतने ज़्यादा टैलेंटेड थे तो लोगों का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, टीममेट्स का प्रेशर था कि ये ठीक नहीं है, दिस डिस्क्रिमिनेशन नीड्स टू एंड। तो देखो दोस्तों, जब आप में टैलेंट होता है ना तो वो टैलेंट ज़रूर निखर के आता है। उसको दुनिया जितना भी दबाने की कोशिश करें, कभी ना कभी दुनिया को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। और उसका रिजल्ट ये निकला कि बल्लू पवलंकर बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर ऑफ हिंदू टीम। एंड इम्पॉर्टेंट प्लेयर ही नहीं, ही बिकेम द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। उनका टैलेंट सब एक्सेप्ट कर चुके थे। अब आगे क्या हुआ? इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होनी थी 1926 में, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, टू डिस्कस द वेल बीइंग एंड फ्यूचर ऑफ क्रिकेट। अच्छा, इसमें क्या हुआ? क्रिकेट कैलकाटा से 2 ऑफिशियल्स ने विजिट किया। ऑल्दो मेरी बात ध्यान से सुनना, क्रिकेट कैलकाटा के ऑफिशियल्स का कोई रोल नहीं था एक इंटरनेशनल मीटिंग में जाने का, बट उनको अलाउ क्यों किया गया? क्योंकि आईसीसी के प्रेसिडेंट उस टाइम थे लॉर्ड हैरिस। लॉर्ड हैरिस कौन थे? जो बॉम्बे के गवर्नर थे। अच्छा, उस मीटिंग के बाद रिजल्ट क्या निकला कि इंग्लैंड की टीम इंडिया टूर कर रही थी। वो इंडिया टूर के लिए तैयार हो गए। अब क्या हुआ? पहला मैच हुआ बिटवीन द ब्रिटिश वर्सेस हिंदूज। उस मैच में क्या हुआ? उसमें एक सुपरस्टार पैदा हुए, उनका नाम था सीके नायडू। ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग बैट्समैन। उन्होंने दोस्तों 100 मिनट में अपनी सेंचुरी कंप्लीट करी थी। ही स्कोर्ड 153 रन्स, जिसमें उन्होंने 11 सिक्सेस एंड 13 4 मारे थे। उनकी बैटिंग का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और अब क्या था? क्रिकेट पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा गेन कर चुका था। बाकी टीमों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, जो रेस्ट ऑफ इंडिया एंड मुस्लिम टीम थी। तो जो गिलिगन थे ना, गिलिगन कौन थे? वो इंग्लैंड की टीम के कैप्टन थे। उन्होंने जब ये परफॉर्मेंस देखी ना, वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा, आई एम फुली कन्विंस्ड दैट इंडिया इज रेडी टू हैव एन ऑफिशियल टेस्ट कैप। मतलब इंडिया वॉज रेडी टू प्ले टेस्ट मैच क्रिकेट। आप लोगों के पास बहुत टैलेंट है। और उनकी जो ये बात थी ना, उसके पीछे उनकी एक ऑब्जर्वेशन भी थी। इंडिया में क्रिकेट बहुत ज़्यादा फेमस होना स्टार्ट हो चुका था, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा था, पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, गली गली में क्रिकेट खेला जा रहा था। और इनफैक्ट कुछ शहर जैसे कानपुर, हैदराबाद, सिंध और पटियाला, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे क्रिकेटिंग हब्स बनने स्टार्ट हो चुके थे। Cricket was being taken up seriously and professionally. In fact, to take it further, महाराजा ऑफ पटियाला ने पंजाब में ओवरसीज कोच तक बुलाए थे। वो क्यों बुलाए थे? टू गिव देम द परफेक्ट टेक्निकल नॉलेज। वो चाहते थे यूथ से ही क्रिकेट खेलना शुरू करें। उनकी बहुत एक्सट्रीम ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, जिसने काफ़ी हेल्प किया। महाराजा ऑफ पटियाला ने बहुत हेल्प किया था क्रिकेट को। अच्छा, फिर क्या हुआ दोस्तों? बोर्ड बन रहा था, क्रिकेट फेमस हो रहा था, बट ब्रिटिश हैड ऑल द कंट्रोल। क्रिकेट में कौन सी चीज़ कब होनी है वो सब ब्रिटिश डिसाइड करते थे। अब दोस्तों, इंडिया को आज़ादी चाहिए थी। आज़ादी किससे? आज़ादी देश के लिए आज़ादी नहीं थी अभी तो क्रिकेट से ही आज़ादी ले रहे थे। तो क्या हुआ? जो इनके गिलिगन थे ना, टूरिंग टीम के कैप्टन, उन्होंने ये कहा था कि मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा एक बोर्ड बनाने का, लेकिन आपको एक बोर्ड बनाना पड़ेगा अलग अलग स्टेट से। आप सारा एक रिप्रेजेंटेटिव बनाओ,
8 अलग अलग बोर्ड बनाओ, 2-2 3-3 रिप्रेजेंटेटिव लाओ और उनसे एक बोर्ड बनवाओ। तो इसी सिलसिले में 40 डेलीगेट्स मिले और बीसीसीआई की प्लानिंग होनी स्टार्ट हुई। काफ़ी डिटेल में तब 3 लोग थे, एक तो महाराजा ऑफ पटियाला, ग्रैंड ग्रोवन एंड एंथनी करके थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी कि क्रिकेट स्टार्ट हो और एक बोर्ड का इंडिपेंडेंट रोल स्टार्ट हो बीसीसीआई का। बट क्या हुआ, एज यूजुअल मीटिंग में बड़ी बड़ी बातें, बट मीटिंग के बाद फिर कोई सेम पेज पे नहीं, यूनिटी नहीं थी उनकी। तो फिर क्या हुआ, 1928 में बॉम्बे जिमखाना क्लब में फिर से एक मीटिंग हुई जिसमें लोगों को कन्विंस किया गया कि देखो अगले 1-1.5 साल में 2 बहुत इंपॉर्टेंट टूर आ रहे हैं। एक टूर है साउथ अफ्रीका का, एक टूर है इंग्लैंड का। अगर हम अभी यूनाइट नहीं हुए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वी विल मिस दिस अपॉर्चुनिटी, प्लीज़ एक साथ खड़े हो जाओ। अच्छा, उसके बाद और काफ़ी डिस्कशंस के बाद सारे लोग एक पेज पे आए, सारी चीज़ें डिस्कस हुई और इंडिया में बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल का जन्म हो चुका था। 1 दिसंबर 1928 को बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया का जन्म हो चुका था। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात थी। आपने देखा वो कितने जुल्म सहते हुए आ रहे थे ये लोग, और ये बोर्ड का बनना बहुत बड़ी बात थी। और अभी तो इस बोर्ड को आगे जा जाके पता नहीं क्या क्या करना था, वो हम अगली ट्यूब में बात करेंगे वीडियो में। अच्छा, जब ये बोर्ड बनाना तो बहुत सारी सजेशंस आई कि दिल्ली हेड ऑफिस होना चाहिए, किसी ने कहा कैलकाटा हेड ऑफिस होना चाहिए, बट फाइनली मुंबई पे आके रुके। वो मुंबई पे आके क्यों रुके थे? क्योंकि मुंबई ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुका था अपने आप को एज अ क्रिकेटिंग हब। वहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ थी ग्राउंड से, तो मुंबई वॉज द फाइनल चॉइस। अब दोस्तों एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। इंडिया हैड ऑलरेडी बिकम एन ऑफिशियल टेस्ट टीम। 1932 में इंडिया प्लेड देयर फर्स्ट ऑफिशियल टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड। बट ये तो इंडिया है, यहाँ पे कोई चीज़ सीधे से तो होती ही नहीं है। अच्छा, इस टीम के कैप्टन को बनना था महाराजा ऑफ पटियाला, बट ड्यू टू सम पॉलिटिकल प्रेशर्स वो लास्ट मोमेंट पे बैकआउट कर गए। और जब वो बैकआउट करे तो इंडियन टीम के पहले कैप्टन बने CK नायडू। CK नायडू दोस्तों वही थे जिन्होंने ब्रिटिश और हिंदूज के मैच में 153 रन्स मारे थे। सो ही वॉज एन ऑटोमेटिक चॉइस, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन द टीम। तो अब दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको इस जर्नी के आगे लेके जाऊंगा, क्योंकि अभी इंडिया को बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स देखनी थी। टेस्ट स्टेटस तो मिल चुका था, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी था। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं इसका पार्ट 2 भी इमीडिएटली अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ब्लेस्ड डे।